हिस्ट्री, जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री क्लास, मॉडर्न इंडिया। और आज का टॉपिक है रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया, 19th 20th सेंचुरी। भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं 20वीं सदी। आज तो दिन और रात बराबर है, नहीं विंटर सॉलिट्यूड है तो दिन और रात बराबर है। जीएस फाउंडेशन के संदर्भ में अगर हम देखें तो मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे हैं और इसमें हमारा है रिलीजियस सोशियो रिफॉर्म्स मूवमेंट इन 19th 20th सेंचुरीज, ठीक है, इन इंडिया। 19वीं 20वीं शताब्दी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, जो 1815 से एक शुरुआत देखते हैं और 1903 तक और थोड़ा आगे भी और भी आंदोलन है जाता है। इस आंदोलन के प्रणेता, प्रवर्तक, फाउंडर, पायोनियर, अगुआ, लीडर राजा राम मोहन रॉय, जिनकी लाइफ स्पैन 1772 एडी में जन्म और 1833 एडी में मृत्यु है। ये फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस कहलाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता, जनक, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, भारतीय पत्रकारिता का जनक, फादर, पिता कहलाते हैं। पायोनियर ऑफ इंडियन रिनेसेंस यानी भारतीय पुनर्जागरण का अगुआ, अग्रगामी, जो आगे आगे चले, ये कहलाते हैं। तो इनके ये 3 नाम हैं। इसके अलावे इनको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, इन्हीं का एक नाम है। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में इन्हें हम देखेंगे मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया यानी प्रभात नक्षत्र, भारत का सुबह का तारा, प्रभात नक्षत्र। तो कहने का मतलब है प्रभात नक्षत्र का सेंस ये है कि भारत जो एक रूढ़िवादी क्षेत्र में सोच विचारों में जकड़ा था, अब इनके ज्ञान से धीरे धीरे मॉडर्निटी की ओर बढ़े, लिबर्टी की ओर बढ़े। तो इसको एक तरह से प्रकाशमय व्यवस्था, तो इसलिए इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया कहते हैं। तो हम इसी को कॉन्सेप्ट 10 मिनट कॉन्सेप्ट डील करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहां तक तो समझ में आ गई। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, जरा गौर से सुनेंगे। सुनिए, जैसा कि आपको मालूम है, ईस्ट इंडिया कंपनी और अदर यूरोपियन कंपनी भारत आया और समय के साथ हमारा जो कल्चर, ट्रेडिशन, संस्कृति थी, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों तक, गांव का कल्चर, ट्रेडिशन, सिस्टम सब अनटच्ड रहा। गांव में वो फ्रीडम बना रहा। वो अलग बात है कि प्रशासन सख्त हो गया, पर हमारी जो परंपरा थी, कला, संस्कृति थी, वो चलती रही। आर्थिक हालात बिगड़ते रहे, बनते रहे, वो अलग है। जब कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आए और धीरे धीरे वो हमारे शहरों को, बिजनेस सेंटर को, बंदरगाहों को कब्जे में लेते चले गए। बड़े बड़े कपास उत्पादक क्षेत्र, जमीन जायदाद कब्जे में करने लगे और धीरे धीरे रेवेन्यू सिस्टम में इंटरफेयर कर दिए। बंगाल में एक रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको सन सेटलमेंट थ्योरी भी कहते हैं, सूर्यास्त का सिद्धांत। इसके तहत हमारे किसानों पर आर्थिक दबाव पड़ा और आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप भी बढ़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तक्षेप बढ़ा। ऐसे ही बंबई में भी अलग रेवेन्यू सिस्टम आई, मद्रास में भी रैयतबाड़ी आई, पंजाब हरियाणा में महालवाड़ी सिस्टम आया और महालवाड़ी और रैयतबाड़ी का मिला जिला रूप ये बंबई प्रांत में इंट्रोड्यूस हुआ एलिफेस्टन के द्वारा। रीड और मुनरो ने
मद्रास में रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू की और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू की। तो ये सब चला, धीरे धीरे गांव की ओर इंटरफेरेंस बढ़ता चला गया और समय के साथ वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब किए। समय के साथ हमारे सती प्रथा वगैरह ये जो चीज़ थी तो डिस्टर्ब किए, जिससे हमें फ़ायदा हुआ। हम दबे कुचले थे अलग बात है, फ्रीडम था अलग बात है, उद्योग क्या था अलग बात है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में आज के संदर्भ में सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अंधकार के युग का द्योतक था, यानी डार्क एज ही है। हम पिछड़े थे, गलत परिपाटी थी, जेंडर अनइक्वालिटी टू मच थी। ना तो स्त्रियों को शिक्षा दी जाती, न स्त्रियों को वो सम्मान, गुलामी की तरह गुलाम थी, मर्दों की दुनिया थी। और जितने ऊपर कास्ट में जाए उतना औरतें एक तरह से गुलामी की जिंदगी जी रही थी। एजुकेशन की बात तो दूर की है, दलितों का पद दलित हो रहा था, अछूत अनटचेबिलिटी प्रकाष्ठा पर थी, जातिवाद घोर था, सती प्रथा कायम, लड़की पैदा होने पर बच्चों को मार देना, कुड़ी मार प्रथा, कुड़ी मतलब लड़की, कुड़ी मार प्रथा बंगाल और पंजाब बहुत ज़्यादा, बहु विवाह बहुत ज़्यादा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कमियां थी हमारे समाज की। जब अंग्रेज आए, वेस्टर्न सोसाइटी आई, उनके कुछ आर्ट, कला, कल्चर, पढ़ाई लिखाई को समझ में आया, उनके सिस्टम को समझा, उनके पहनावे को समझा, एजुकेशन को समझा, तो हमारे देश में भी कुछ पढ़े लिखे वर्ग जो उभर कर आए, जो अंग्रेज़ों के टच में रहे, विदेश भ्रमण किया, पढ़ लिख करके बड़े हुए, प्रोफेसर बने, वकील बने, सम्राट परिवार के लोग ही मोस्टली थे। दलित वर्ग में तो चेतना को हमने जगाया और आज दलित चेतना हमें जगा रही है, अच्छी बात है। तो इन सब से जो उस वक्त हमारे कुछ कर्ज थे, अभिशाप थे, समय मैंने बताया है 19th 20th सेंचुरी में वो अभिशाप क्या थे? कुरीमार प्रथा, विधवाओं की दशा बहुत दयनीय, महिलाओं की दशा बहुत दयनीय, बहु विवाह थी, महिलाओं का एजुकेशन नहीं था, दलितों का पददलन हो रहा था, जातिवाद घोर अपराध के रूप में जिया जा रहा था, ट्रेडिशंस थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा थे, आडंबर बहुत ज़्यादा था, आपस में वैमनस्य था, हिंदू कई जाति उपजाति समुदाय में बटे हुए थे, मांसाहारी, शाकाहारी, नास्तिक, आस्तिक, गोरखपंथी, वैष्णव, शैव, कोई चमार तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, बटे हुए समाज थे और इसका फायदा अंग्रेज उठा रहे थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कुछ लोग बाहर निकल कर आए। राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, फरोदनोद जी नाना, फिर हम देखते हैं बहावी मूवमेंट, पारसी समाज में मूवमेंट, ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फूले, सावित्रीबाई फूले, एम.जी. भंडारकर, महागोविंद भंडारकर, राणा डे, मल्हार राव जोशी, जस्टिस पार्टी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर देखते हैं रामचंद्र पांडुरंग शास्त्री, फिर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सर सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट जिनका थियोसॉफिकल सोसाइटी था, हेनरी विवियन डेरेजियो और नानू आसान यानी श्री नारायण गुरु। अपार्ट फ्रॉम दिस numbers of thousand numbers of people
come to aware people in the field of religion, in the field of social, यानी सोशलिज्म। जिनको जितनी समझ थी देश की एकता के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, दलित और ब्राह्मण सब वर्ग एक साथ मिलकर रहें, अवेयर रहें, इन सब के ख्याल से अपने अपने लेवल पे काम किया। सभी के काम सराहनीय हैं। कुछ को लगा स्त्रियों को पढ़ाया जाए, उस पर उन्होंने वज़न दिया। विधवाओं की दशा सुधारी जाए, उस पर इन्होंने वज़न दिया। दलितों की, महिलाओं की भी, लड़कियों की भी शिक्षा हो, उसके लिए भी काम किया गया। हिंदू कॉलेज खोला गया, हमने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, उद्योग धंधे भी लगाए, अपनी कला संस्कृति से प्रेम करना भी सिखाया, और वैदिक काल के जो हमारे अच्छी चीज़ें थी उसको भी लिया, रेट्रो सिस्टम को लागू किया। जो अच्छी थी, जो बुरा था उसको नकार दिया। कुछ लोगों को लगा कि मूर्ति पूजा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में मेल में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हिंदू पूजा को त्याग दो, मूर्ति पूजा को त्याग दो और उसकी जगह पे निराकार ईश्वर को लो। सबके विचार अपने अपने हिसाब से ठीक थे, आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन ओवरऑल ये कार्यक्रम चला, लंबा चला। इससे हमारी सांस्कृतिक पहचान और प्रबल हो गई। हमें अपने देश के प्रति प्रेम आने लगा, अपनी कला और संस्कृति पर गर्व होने लगा। लेकिन जो कुसंस्कृतियां थी, जो कुसंगठन थे, जो कुरीतियां थी, जो बैड वर्ड्स थे, उनको उखाड़ फेंका। सती प्रथा को समाप्त किया। विधवाओं की व्यवस्था को, जो बहुत ही नरक के समान था, उसको ख़त्म किया। विधवाओं को रीमैरिज के लिए कानून बना दिया। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलने लगे, विधवाओं को भी अधिकार मिलने लगे। बहुत सारे सुधार हुए। इन्हीं को हम धार्मिक सामाजिक सुधार कहते हैं, क्योंकि हर समाज अपने विश्वास के अनुसार किसी न किसी धर्म से जुड़ा है, और धर्म से अगर उसको रिलेट करके उसे समझाया जाए तो समझता है, तो अपने आप समाज बदलता है। और जब समाज का दृष्टिकोण धार्मिक रूप से बदलेगा तो आर्थिक रूप से भी बदलेगा, और तब राजनीतिक चेतना बढ़ेगी। जब तक हम उसके सांस्कृतिक चेतना को न बढ़ा दें, राजनीतिक चेतना नहीं बढ़ेगी। इस ख्याल से यह आंदोलन चल पड़ा, जो एक सतत प्रक्रिया थी, 150-200 सालों तक चली, आज भी चल रहा है। अगर गौर से देखेंगे तो हमें तो देखना है। तो भारत में जो राजनीतिक और आर्थिक सद्बुद्धि के ख्याल से जो राजनीतिक आंदोलन हमने शुरुआत की, उसके पीछे सामाजिक बदलाव था, और सामाजिक बदलाव के पीछे धार्मिक बदलाव था। तो धार्मिक सामाजिक चेतना ने जो एक नई संस्कृति को जन्म दिया, नए सोच विचार की संस्कृति को, जो आगे चल के राजनीतिक जीवन का आधार तैयार कर दी, और हम पॉलिटिकली आगे बढ़ गए। तब जा कर के ये हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये एक बड़ी बात थी जो मुझे समझाना था आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, उस टाइम की जो भी कुरीतियां समझी गई उसका विरोध किया गया, और जो अच्छी चीज़ें हो सकती थी उसको सपोर्ट किया गया। इसी संदर्भ में हम बहुत सारे संगठन बने, संगठन के संचालक बने, इसको आगे बढ़ाया गया। उसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ। 2 मिनट रुकिए।
चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जो 19वीं-20वीं सदी में हुआ, उसके प्रणेता, फाउंडर, अगुआ, पायोनियर राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय को इसी संदर्भ में इन 3 नाम से जाना जाता है। भारत का प्रभात नक्षत्र, भारत का सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय। पायोनियर ऑफ इंडियन रिनेसांस, यानी भारतीय पुनर्जागरण, इसको हम पुनर्जागरण भी कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। पायोनियर मतलब बेटा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, तो आप इसे ही कहते हैं पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब रिनासा, ये मतलब हुआ, याद रखिएगा। पायोनियर मतलब अग्रदूत। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। राजा राम मोहन रॉय 1772 में पैदा हुए, जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना, और ये बंगाल में पैदा हुए। 1833 में डेथ कर गए इंग्लैंड के एक शहर ब्रिस्टल में, जहां आज भी उनका रेस्टिंग प्लेस यानी समाधि है। और 1833 में ही थर्ड एंड लास्ट चार्टर्ड एक्ट आया था, जब विलियम बेंटिक का समय था एज ए गवर्नर जनरल, और वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। किससे? तो जैसा कि आप जानते हैं, तो देखा जाए तो बड़ा अच्छा है 1772, और इस तरह से देखा जाए तो 1833 में मृत्यु। इस तरह से देखा जाए तो 28 और 3 31 61 वर्ष की आयु में इन्होंने बहुत सारे काम किए। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि वाकई में इन्होंने कमाल कर दिया। तो चलिए, इन कमाल के तो हम सीरीज में आगे डालेंगे, पर हम जरा राजा राम मोहन राय पर फोकस करते हैं। राजा राम मोहन राय 1772 में पैदा हुए। 1815 में हम देखते हैं उन्होंने एक संस्था स्थापित की जिसका नाम था आत्मीय सभा इन कोलकाता, यानी बंगाल के कोलकाता में आत्मीय सभा नाम से एक संगठन कायम किया, जिसका उद्देश्य था समाज और धर्म में सुधार करना। ये आत्मीय सभा के बाद इन्होंने 1816 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में प्रेरक भूमिका निभाई, यानी हिंदू कॉलेज एट कोलकाता established in 1816, and in that respect he was the efforts person, यानी इनके कोशिशों से, इनके प्रेरणा से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। अब आइए 1828 में इन्होंने आत्मीय सभा नाम के संगठन का पुनर्गठन किया, रीऑर्गेनाइज, सफलिंग करके रीएस्टैब्लिशमेंट की, और उसका नाम रखा ब्रह्मो समाज। बहुत जगह ब्रह्मो सभा भी लिख देते हैं, पर ब्रह्मो समाज, चूंकि बांग्ला प्रोनाउंसिएशन है तो ब्रह्मो, वरना ब्रह्म समाज, ये पुनर्गठित था। ब्रह्म समाज का नियम था कि कोई भी व्यक्ति अपनी नाबालिग पुत्री की शादी नहीं करेगा, वयस्क होने पर करेगा, और बहुत सारे सुधार की चीजें थी। इसके एक मेंबर थे केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन मेंबर थे, बांग्ला के थे, जेंटलमैन थे, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उम्र के 14वें वर्ष में इसी बंगाल के कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, जो बेटी से दोगुना या तिगुने उम्र का व्यक्ति था। इस प्रश्न पर विवाद हुआ और केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बहिष्कृत कर दिया। तो उन्होंने अलग से एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा आदि ब्रह्मो समाज। आदि मतलब मूल, जड़, तृणमूल कांग्रेस, याद करिए, ये बंगाल का ट्रेंड है। तो आदि ब्रह्म समाज करके उन्होंने नया संगठन बना लिया और इसी सुधार के काम में लगे रहे। अब हम देखते हैं सती का होना उस वक्त एक ऐसा अभिशाप था कि पति के मरने के बाद
उच्च घरानों, ब्राह्मण, राजपूतों परिवार में, रूरल क्लास के परिवार में क्या था कि सती होना पड़ता था जबरदस्ती। राजा राम मोहन राय की भाभी को खुद सती होना पड़ा, मजबूर कर दिया गया जब ये पटना और इंग्लैंड में रह रहे थे उस वक्त। उनके दिमाग में ये बात थी। तो याद रखिएगा, सती प्रथा के संदर्भ में इन्होंने एक कानून पास करवा दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रेशराइज करके, और इस तरह से भारत में 1829 में सती प्रथा कानून जो था वो आया, यानी जिसको हम कहते हैं सती सिस्टम प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, 29वें धारा के तहत सती प्रथा निषेध कानून लागू हुआ और सती होने से रोक दिया गया। तो ये इनका बड़ा प्रयास था। अब हम देखते हैं ये जो शख्स हैं ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। ये हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, स्पेनिश, संस्कृत सभी जानते थे। ये मल्टीलिंग्विस्ट, बहुभाषी थे। इन्होंने कुरान, बाइबल, तोड़ा, जितने भी धर्म हैं सबके धर्म ग्रंथ पढ़े थे। तो ये बड़े शिक्षित व्यक्तियों में थे। ये चाहते थे कि मूर्ति पूजा बंद हो जाए ताकि हिंदू मुसलमानों की एकता सुदृढ़ हो जाए। तो ये मूर्ति पूजा के, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। ये महिलाओं की शिक्षा के लिए आगे आए, लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे आए। इंग्लिश एजुकेशन के लेकर ये लॉर्ड मैकॉले के इंग्लिश एजुकेशन के समर्थक थे, और जो लोग इंग्लिश एजुकेशन के लिए समर्थक थे उन्हें कहा जाता एंग्लिस्ट। तो ये एंग्लिस्ट धारा में थे, यानी मैकॉले के सपोर्टर थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये फारसी भाषा भी जानते थे और बंगाल से ही पर्शियन लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसके एडिटर एंड ऑनर खुद राजा राम मोहन रॉय थे। इनका न्यूज़पेपर का नाम था मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार इन्होंने निकाला फारसी भाषा में, और इस तरह से इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। राजा राम मोहन रॉय को मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने स्कॉलरशिप प्रदान किया और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड पढ़ने भेजा। ठीक है, इन दैट रिस्पेक्ट ओवरऑल हम ये देखें तो इनकी कई किताबें भी हैं जो फिलहाल यहाँ तो नहीं हम बताएंगे, पर हम कोशिश करने जा रहे हैं जितनी जल्दी हो सके विद इन वीक हम यूट्यूब पर एक सीरीज़ निकालें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके फ़ायदे के लिए होगा। तो उसमें ये जनाब आ जाएंगे। कुल मिला के हमारी बात यह है कि राजा राम मोहन रॉय इतने सारे सवालों के लिए जाने जाएंगे। करीब 15 अच्छे सवाल राजा राम मोहन रॉय से है। जीवन के आखिरी घड़ी में इंग्लैंड में थे और ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई, वहीं पर उनकी समाधि है। तो राजा राम मोहन रॉय का संदर्भ ये रहा। अब अगले एक व्यक्ति विशेष की हम चर्चा करें, वो है जनाब हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में घड़ी का निर्माण करने वाले एक व्यक्ति थे, यानी मैकेनिक कह सकते हैं, घड़ी साज थे, स्कॉटिश वॉच मेकर, एंड ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के साथ वो इंडिया आ गए बहुत यंग, 20-22 साल की उम्र में। इंडिया आने के बाद राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से उन्हें कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए लेक्चररशिप मिल गया, और वो प्रोफेसर कह दीजिए या व्याख्याता, लेक्चरर बन गए, और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने के संदर्भ में इंग्लैंड के, यूरोप के बड़े बड़े लिटरेचरिस्ट राइटर्स को पढ़ाते थे। और वो जिस तरह से वहाँ पर नेशनलिज्म की बात करते थे, बदलाव की बात करते, फ्रीडम की बात करते, वो सब यहाँ वो पढ़ाते थे। यानी कहीं ना कहीं वो बंगाल के युवाओं में राष्ट्रवाद को जगा रहे थे। पुश अप नेशनलिज्म इन द यूथ ऑफ बंगाल, दैट वाज ए ग्रेट वर्क ऑफ डन बाय विवियन हेनरी डेरेजियो।
सो डेरेजियो के इस काम को नकार दिया गया और अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये यंग बंगाल मूवमेंट चलाने लगे, यानी युवा बंगाल आंदोलन, और लोगों में क्या हुआ, नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, खासकर बंगाली यूथ में। और ये बहुत सारी कविताएं लिखते थे, राष्ट्रभक्त की कविताएं लिखते थे, भक्ति की। इन्हें कहा जाता है द फर्स्ट पेट्रियोटिस्ट पोएट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि। मैथिली शरण गुप्त और लेटर ऑन रामधारी सिंह दिनकर तो बाद में हुए, तो इन्हें कहा गया है भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। तो देखना है, हेनरी विवियन डेरेजियो, स्कॉटिश वॉचमेकर, फ्रेंड ऑफ राजा राम मोहन राय, become lecturer at Hindu college, but restricted by the East India Company. He start to be push up nationalism in Bengali youth to founded Young Bengal movement, ठीक है, organization. But just after sometimes later at the age of 26 due to diarrhea he passed away. तो डायरिया की वजह से 26 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। पर आपको 5 सवाल दे गए, यही है हेनरी विवियन डेरेजियो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए अगले पॉइंट पर। अब एक व्यक्ति है देवेंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज द अंकल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो देखें, जब ब्रह्म समाज बट गया और आदि ब्रह्मो समाज अलग हो गया, तो ये जो सुधार की धारा बंगाल में थी वो थोड़ा सा कुंद पर गई, धार कमजोर पड़ गया, स्लो मोशन में चलने लगा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में इसी कोलकाता में एक संगठन कायम किया, तत्व बोधनी सभा, जो राजा राम के ब्रह्म समाज के आदर्शों को आगे बढ़ाया, उनके काम को आगे बढ़ाया। तो आपने देखा, एक हेनरी विवियन डेरेजियो, एक देवेंद्रनाथ टैगोर का तत्वबोधनी सभा और एक ब्रह्मो समाज, एक आत्मीय सभा। नहीं, तो ये आपने 4 कड़ी देख ली। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के जेंटलमैन थे, बाय प्रोफेशन वकील थे। इनकी जो भाभी थी वो विडो थी, और ये बहुत ही जेंटलमैन थे और इतने धर्मात्मा किस्म के फिलैंथ्रोपिस्ट थे कि कभी भी किसी गरीब को देखते, कमजोर वर्ग को देखते, तो हमेशा आतुर हो जाते उसकी मदद के लिए। वो अक्सर अपने कोट वगैरह सब, कुर्ते वगैरह सब गरीबों को पहना कर आ जाते थे। विधवाओं की परिस्थितियों को देखकर उनको बड़ी तकलीफ होती थी। ईश्वर चंद्र जो है, बांग्ला साहित्य में बाल पुस्तिकाओं के लिए कई पुस्तिका, बाल सिलेबस मतलब सिलेबस भी तैयार किया और कई अक्षर ज्ञान भी दिए। हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो भद्र पुरुष हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, एक संगठन बनाया, विडो रीमैरिज मूवमेंट, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। इस आंदोलन के तहत इन्होंने अपने निजी खर्चे पर, पर्सनल एक्सपेंडिचर पर 1855 से लेकर 1860 के बीच में 25 विधवाओं की शादी करवाई। ये इनका रिटर्न है। और फिर इसने ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, नाम तो इनका ईश्वर चंद्र था पर विद्यासागर उनको टाइटल मिला था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने प्रयास से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग को प्रेशराइज किया और विडो रीमैरिज एक्ट बनाया। उस जमाने में विधवाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं होता और अगर शादी कर ली तो सवाल ही नहीं है, पर विडो रीमैरिज एक्ट बना। अब विधवाओं को संपत्ति में अधिकार मिल गया और इस तरह से वो जी सकती थी और नई शादी करने के बाद भी पूर्व पति के संदर्भ में उसका अधिकार संपत्तियों में बना रहता। तो इस तरह से इन्होंने एक बड़ा काम किया। यकीन मानिए, आज पत्नी के नाम भी अगर संपत्ति हो, महिलाओं के नाम पे संपत्ति हो, तो हम जानते हैं काफ़ी फ्रीडम महसूस करेंगी महिलाएं, और वो हो चुका है। परिस्थितियां तो आ चुकी है, 2005-06 से ही ये चल रहा है। कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर ये हुआ कि ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान है। ये सोम प्रकाश नाम से एक अखबार भी निकालते थे और लोगों को अवेयर करते,
चेतना को जागृत करते थे। तो ये बंगाल में हुए हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उस टाइम में जो पारसी समाज के लोग थे, यानी जोरास्ट्रियन सोसाइटी धर्म के लोग, जो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं, जिनकी आबादी सिर्फ 53,000 है, पहले उस समय में लगभग 1.5 लाख 2 लाख आबादी थी। उनके समाज में आडंबर बहुत था, महिलाएं खासकर बहुत आडंबर करती थी और बहुत पिछड़ा हुआ समाज के रूप में देखा जाता था। बॉस्टिंग, झूठ मूठ का दिखावा करना। तो हम देखते हैं 1855 के आसपास, सॉरी 1851 के आसपास ये पारसी समाज के लोग अपने में बदलाव के लिए तैयार हुए और उन्होंने एक आंदोलन चलाया, ठीक है, जिसका नाम रखा अहूर मजदा यासन सभा। उनके संगठन का नाम था अहूर मजदा यासन सभा। हेडक्वार्टर मुंबई ही थी और इसके तहत MS बंगाली, नाम से बंगाली हैं पर वो पारसी थे, फरोद नोद जी नाना ये थे, और एक हमारे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, फरोद नोद जी नाना और MS बंगाली, ये 3 महापुरुष मिल करके इस अहूर मजदा यासन सभा संगठन को स्थापित करके पारसी धर्म में सुधार का आंदोलन चलाया। और यह आंदोलन ऐसा चला कि आज ये दुनिया की रिचेस्ट रिलीजन है। ये जो रतन टाटा, नुस्ली वाडिया एंड सो ऑन मेनी नंबर ऑफ पर्सन सुनते हैं, सापुर जी, पलोन जी मिस्त्री, जिनका 18.5% टाटा सन्स में शेयर है। टाटा सन्स जो है वो एक कंपनी है, मदर कंपनी, जिसके अंडर 105 कंपनियां रन करती है और इसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी कहते हैं। तो टाटा सन्स में जो सबसे बड़ा शेयर है वो पलोनजी शाहपुर जी का है, जो लगभग 18.5% शेयर है, जिसके लिए रोज अभी केस चल रहे हैं, कुछ वजह है, तो ये याद रखना है। तो ये सब पारसी समुदाय के लोग हैं। भारत में सिर्फ 53,000 बचे हुए हैं और भारत में ही हैं, दुनिया के और किसी कोने में नहीं रहते मूल रूप से। हाँ, बिजनेस के सिलसिले में रहते हैं, वो अलग बात है। तो ये हुआ हमारा आंदोलन। अब हम देखते हैं कि वहाबी आंदोलन भी कहीं न कहीं मुसलमानों में एक धर्म सुधार का आंदोलन था, जो 1855 के आसपास इसका केंद्र पटना था वहाबी आंदोलन का। ये सिर्फ वहाबी मुसलमानों में ही साफ सफाई का, नीट एंड क्लीननेस का, या कह सकते हैं रूढ़िवादिता को छोड़ने का आंदोलन नहीं, ये अन्य धर्मों को भी जागृत कर रहे थे। अब्दुल वहाब इसके बहुत बड़े प्रणेता थे और इस आंदोलन का, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन का केंद्र पटना था, ठीक है। और ये वहाबी आंदोलन जो है 1857 की क्रांति का समर्थक था, सपोर्टर था इनडायरेक्टली, ठीक है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इनको भी देख लिया। अब आगे चल करके देखें तो एक सवाल बनता है, और 1867 में महाराष्ट्र के पुणे में पूना सार्वजनिक सभा एक संगठन कायम हुआ, जिसमें MG भंडारकर भी थे। और हम देखते हैं राणा डे के प्रेरणा से यह स्थापित हुआ और यहां पर आत्माराम पांडुरंग शास्त्री पूना सार्वजनिक सभा के फाउंडर थे। MG भंडारकर, राणा डे, ये सब इससे जुड़े हुए थे। इस पूना सार्वजनिक सभा का एक बड़ा योगदान था, यानी शिक्षा को प्रचारित करना। और इसी समय 1867 में ही हम देखते हैं खास करके प्रार्थना समाज की स्थापना देखते हैं हुई, जिसमें प्रेरणा मिली कहां से? महागोविंद रानाडे से। तो महागोविंद रानाडे के प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जिसका मकसद एजुकेशन को स्प्रेड करना था, लोगों को एजुकेट करना था। अब हम आगे बढ़कर के देखें आज के संदर्भ में, तो एक हुए हमारे ज्योतिराव गोविंद राव बाबा फूले। गोविंद राव उनके पिता का नाम है, जो उनके नाम में जुड़ा हुआ है। पुणे में पैदा हुए, दलित जाति से थे, फूल के कारोबार करने वाले माली जाति से थे फूले। इनकी चेतना बड़ी जागृत थी। इनकी पत्नी का नाम जो है
हम देखते हैं सावित्री बाई फूले 1873 में ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फूले ने पूना में सत्य शोधक समाज नाम का संगठन कायम किया, जिसका मकसद था ब्राह्मणवाद का विरोध करना। ठीक है, यानी अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, नॉट ब्राह्मण। जो आडंबर करते हैं उनका खिलाफ, उनकी सोच का यज्ञ है, ये है डैश डैश डैश। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ सत्य शोधक समाज के प्लेटफॉर्म से आंदोलन चला। और समय के साथ इन्होंने 1876 में एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी, जो अमेरिका के लोगों को डेडिकेट किया, यानी समर्पित किया, क्योंकि उन लोगों ने 1864 में अब्राहम लिंकन ने गुलामी प्रथा, इरेडिकेशन ऑफ स्लेवरी की थी, इसलिए। तो इनकी किताब गुलामगिरी भी महत्वपूर्ण है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फुले की पत्नी सावित्री बाई फूले बहुत कम उम्र, 32-33 साल जी। लेकिन ज्योतिराव ने सत्य शोधक समाज के तहत एक दो नहीं, लगभग 20 स्कूल ऐसे स्थापित किए जो दलितों की बेटियों को शिक्षा दे रहे थे। अछूतों की कन्याओं के लिए स्पेशल एजुकेशन के लिए स्कूल खोला, जैसे आज हमारा कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना, स्कूल ओपन है हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों के लिए। ये आज की सरकार की सोच है। हम इससे पहले ज्योतिराव बाबा फूले की सोच को देखते हैं, ये भारतीय सोच है। तो ये है, तो पहली महिला दलित शिक्षिका सावित्री बाई फूले, 3 जनवरी को उनका बर्थडे आता है, और इंडिया सेलिब्रेटिंग उनके बर्थडे को बड़ा अच्छा से आजकल हम सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए। तो विमेन एम्पावरमेंट तो भारत में सदियों से रहा है। इतने के साथ आज मैं इसे 1873 पे रोकता हूं। इससे आगे 1875 सर सैयद अहमद खान से मुलाकात करेंगे, दयानंद सरस्वती से मुलाकात करेंगे। इन दैट रिस्पेक्ट यू कैन नाउ अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।